हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिर से एक नई क्लास, नए क्वेश्चंस, नया चैप्टर बात करते हैं अपने भीम बैच के अंतर्गत रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीपी या एमसीक्यू नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट। और इसी के साथ स्टार्ट होता है आपका टेस्ट। अब आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पिरेशन डिफाइंड एज, श्वसन परिभाषित होता है फॉर्मेशन ऑफ सी एंड सी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल रासायनिक पदार्थों में कार्बन बंध बनते हैं। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल रासायनिक पदार्थों में कार्बन बंध टूटते हैं। ब्रेकिंग ऑफ सी एंड एन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन बंध जटिल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। इनमें से ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। आंसर करें बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी पेज नंबर 2 to 7, जल्दी से करें। इसका सही आंसर होगा सेकंड, और इसके सेकंड होने का रीजन क्या है ये भी देखिए। देखिए रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन में अब देखना यह है कि बेटा इसका आंसर भी क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी या एटीपी यहां पर निकली। ये मामला हो गया एरोबिक का, अर्थात ऑक्सीश्वसन में। यही बात बेटा अगर यहां पर होती कि C6H12O6 एंजाइम्स और 2C2H5OH प्लस 2CO2, दोनों ही रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो टूट रहे हैं, अर्थात ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बंध, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित कार्बन बंध टूटते हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये, respiration result finally to a formation of and release of which of the following, श्वसन के अंतर्गत अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। NADP2H, NADPH, ग्लूकोज, ATP, बोथ A and C। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर। देखिए इसमें हो क्या रहा, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी C6H12O6 और बना क्या था, CO2 बना था, H2O बना था और ATP बनी थी। इनमें से कहीं भी आप देख रहे हो ना कि NADP2H बना नहीं बना, ग्लूकोज बना नहीं बना, तो क्या बन रहा है बेटा, यहां पर बनता है ATP। सही आंसर क्या इसका आएगा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन में द कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन ब्रोकन बाय विच प्रोसेस इन रिस्पिरेशन, श्वसन के दौरान
जटिल कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित कार्बन बंध किसके द्वारा टूटते हैं? ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, हाइड्रोनाइजेशन के द्वारा, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए किसके किसके द्वारा टूटेंगे? ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा। देखो हमेशा श्वसन एक कंबस्टिव प्रोसेस है। श्वसन कैसा है? ब्रेकडाउन रिएक्शन है। और हमने आपको बताया था कि जब भी कहीं बड़ा कंपाउंड टूटता है, यानी क्या बताया था कि अगर AB मान लीजिए टूट करके A+B बना रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और अगर A+B आपस में जुड़ करके AB बनाता है तो ये रिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है? टूट रहा है। टूटने का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हम हमेशा कहते हैं बेटा कि जो MCQ करेगा वो डॉक्टर बनेगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एसर्शन ATP एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोशिका के अंदर ATP ऊर्जा के रुपए की तरह प्रयुक्त होती है। रीजन है एनर्जी रिलीज्ड थ्रू respiration is trapped as biochemical energy in the form of ATP। श्वसन के दौरान निकली हुई ऊर्जा जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में संगठित होकर के ATP बनाती है। अब आपको यहाँ पे बताना है ओनली assertion is correct, only reason is correct, both are correct, both are incorrect। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। जल्दी से बताइए। देखो यहां पर अगर बात करो, आप अपना आंसर दिया करें, तुरंत आंसर दिया करो। पहली बात जो लिखी, एनर्जी रिलीज थ्रू रिस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एज बायोकेमिकल एनर्जी, सॉरी ATP एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ग्रोथ हो, लोकोमोशन हो, डाइजेशन हो, या ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ATP। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि ऊर्जा जो ATP के रूप में है वो हमारे शरीर के समस्त कार्यों को पूरा कराती है, इसलिए इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि श्वसन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो स्टोर किस रूप में होती? ATP के रूप में होती। तो बेटा यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो दोनों बातें बिल्कुल सही लग रही हैं, यानी A and R बोथ आर करेक्ट। A and R बोथ आर करेक्ट, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा? C। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से गलत कथन को सेलेक्ट करना है। पहला है ओनली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन के दौरान केवल कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पिरेशन इज नॉट रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप। कोशिका के दौरान, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा होती है वो एक साथ नहीं निकलती है, स्टेप बाय स्टेप निकलती है। तीसरी बात है ATP कैन बी ब्रोकन डाउन एज एंड व्हेन एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज्ड। ATP तभी टूटती है जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल्दी से बताएं इनमें से गलत कथन कौन सा है? ATP कैन बी ब्रोकन डाउन एज एंड व्हेन एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज्ड। जल्दी बताइए। देखो अगर हमसे पूछोगे इसका सही आंसर क्या है बेटा, ये NCERT की दोनों तीनों लाइनें हैं, इनमें से कुछ गड़बड़ किया गया है। पहली बात बिल्कुल सही है कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। लेकिन फैट और प्रोटीन्स पहले किस में बदलेंगे? कार्बोहाइड्रेट में, या एसिटाइल को एंजाइम A में बदलते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है। फिर एसिटाइल को एंजाइम से क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है और उस क्रेब्स चक्र में निकले हुए NAD2H जो होते हैं वो ETS में जाकर एनर्जी देते हैं।
तो कहने का मतलब फाइनली कार्बोहाइड्रेट को ही जो सेल है वो प्रिफर करेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या इसके उत्पादों को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ही केवल क्रेब्स चक्र में एंजाइम होते हैं, फैट और प्रोटीन के लिए नहीं होते हैं। फैट और प्रोटीन यूज तो होते हैं, लेकिन पहले वो कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं तब यूज होते हैं। क्लियर हुआ? तो पहली बात बिल्कुल सही लग रही है। दूसरी बात की अगर बात करें, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पिरेशन इज नॉट रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप। एनसीईआरटी की लाइन है, वहां पर लिखा हुआ है कि जो श्वसन है, श्वसन के दौरान स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है और बाइट्स बाय बाइट्स एनर्जी रिलीज होती है। जितने स्टेप टूटते जाएगा उतने स्टेप एनर्जी मिलती जाएगी। थोड़ी एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में मिली, फिर इसके बाद एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन में मिली लिंक रिएक्शन के अंदर, फिर इसके बाद क्रेब्स चक्र में मिली, फिर इसके बाद ईटीएस में फाइनली एनर्जी प्राप्त होती। तो बेटा इस तरीके से सेकंड बात भी सही है कि कभी भी ग्लूकोज का दहन या रिस्पिरेशन एक साथ नहीं होता है। धीरे धीरे कार्बन बंध टूटते जाते हैं और धीरे धीरे एनर्जी निकलती जाती है। तो ऊपर की दोनों बातें सही है, सीधी सी बात है कि सी आंसर इसका आने वाला है। केवल इनमें से एक ये वाला गड़बड़ है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 की अगर बात करोगे तो एटीपी स्टैंड्स फॉर, इनमें से एटीपी कौन है? एडेनोसिन 3 ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन 3 ट्रायोफॉस्फेट, एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देंगे तो एडेनोसिन क्या लिखा होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब ही है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर बेटा होना चाहिए पहला। समझ गए बात को? बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फोकस करें अपने क्वेश्चन पर, बातें ना किया करें। कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड। जो पदार्थ श्वसन के दौरान श्वसनी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 227, इजिमॉल, रेस्पिरेटरी इंडेक्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जल्दी से बताइए। रेस्पिरेटरी, अच्छा ये लिखा हुआ है रिडक्टरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो यहां पर बिल्कुल लर्निंग क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ही हम श्वसन दहनी पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर है बेटा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हिंदी सुने, केवल हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। केवल हरे पौधे और साइनो जीवाणु जो होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पेज नंबर 227। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है बेटा, देख के खेलिएगा। जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं। देखिए, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि बाई ओनली ग्रीन
plant and cyanobacteria can prepare their own food by converting chemical energy to light energy। ये उल्टा लिखा हुआ है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट, देखो यहां पर क्या लिखा है, कन्वर्टिंग लाइट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ये बात बेटा उल्टी लिखी हुई है, जबकि होना क्या चाहिए, लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये लिखना चाहिए था। तो बेटा सीधी सी बात है कि केवल पहला वाला इसका स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 गायब है। चलिए कोई बात नहीं, जो मिल जाए वही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहां पर, तो which of the following cannot be used as respiratory substance in plant under by any condition। पौधों में इनमें से कौन सा पदार्थ है जो किसी भी सूरत में श्वसनीय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, 100% यूज किया जाता है। कोई भी लिविंग सो या प्लांट की बात करे या किसी की भी बात करे, लेकिन कोशिकाएं सबसे ज्यादा किसे प्रेफर करती हैं? कार्बोहाइड्रेट को। चूंकि क्रेब्स चक्र और ईटीएस के जो एंजाइम्स हैं वो केवल कार्बोहाइड्रेट का ही ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा बेटा नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन प्रोसेस। श्वसन का जो सह उत्पाद है वो क्या होता है? श्वसन के अंतर्गत बनने वाला सह उत्पाद क्या होता है? देखो श्वसन की अभिक्रिया पर अगर ध्यान दें, आप अपना आंसर लगाया करो बेटा तुरंत। C6H12O6, ठीक। अब क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है और CO2 बन रहा है और ATP बन रहा है। मेन पदार्थ, अगर मेन पदार्थ पूछा जाए तो इसमें क्या है? ATP। और ये क्या है दोनों? ये दोनों क्या है? ये दोनों है बाई प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? बाई प्रोडक्ट है। आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा। ठीक है बेटा, इसका सही आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्योंकि जब आप रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर देखो H2O, CO2 और ATP। हमारा उद्देश्य बनाने का क्या था? ATP। साथ में ये भी बन गए। तो ये क्या है? ये बेटा है सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट होते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एनाबोलिक, कैटाबोलिक, बोथ एनाबोलिक एज वेल एज कैटाबोलिक, नन ऑफ द अबव। देखो वैसे तो ये ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है। श्वसन जो है इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, लेकिन फाइनली ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है। तो जहां भी ब्रेकडाउन होता है वहां के लिए हम क्या बोलते हैं? वहां के लिए हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, कैटाबोलिज्म बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? जहां भी कोई एक पदार्थ, यानी जैसे मैंने क्या कहा था कि AB प्लस क्या करेगा? AB टूट करके A+B बनाएगा। यहां श्वसन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाता है। तो ब्रेकडाउन रिएक्शन हुई कि नहीं? तो ब्रेकडाउन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन, अपचय बोलेंगे। बोलते कि नहीं बोलते? तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस। C6H12O6, 12O2, 6H2O और वगैरह वगैरह। 6C6 ग्लूकोज, 3O2, 2CO2, 3H2O एनर्जी। ग्लूकोज 6CO2, 6H2O एनर्जी,
C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O और एनर्जी। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो C और D दोनों आंसर एक जैसे आपको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। यहां पर क्या लिख दिया इसने? CO2 H2O और एनर्जी। यहां पर क्या लिख दिया? CO2 H2O और एनर्जी। दोनों आंसर एक साथ बिल्कुल सही लग रहे हैं। यहां पर सही सीक्वेंस क्या आएगा जरा देखना होगा इसमें। C6H12O6 प्लस 6CO2। अच्छा यहां पर O2 लिखा हुआ है, सॉरी एक मिनट रुको जी बेटा, यहां पर CO2 के साथ रिएक्शन करा रहा है, यहां पर O2 से रिएक्शन करा रहा है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर, आप ध्यान दीजिए। यहां पर ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा, सब प्लस प्लस लगे हुए, सब में प्लस प्लस लगा है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? सही रिएक्शन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? डी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 की अगर बात करोगे तो रिस्पायरेशन ऑर्गन फॉर प्लांट्स आर। श्वसन में पौधों में श्वसन के लिए मुख्य अंग होते हैं लेंटिसिल, स्टोमेटा, बॉडी बार्क, बोथ ऑफ ए एंड बी। देखो यहां पर अगर बात करें हम तो जैसे अपन लोगों में क्या होता है, श्वसन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर इसके बाद बेटा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर आपका लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई या लंग्स। फेफड़े का पूरा सिस्टम दिया गया है। क्या पौधों में बेटा कोई ऐसा सिस्टम आप देखते हो? क्या पौधे इस तरीके से सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन पौधों को भी श्वसन के लिए अगर उन्हें ग्लूकोज का जारण कराना है, ग्लूकोज को तोड़ना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो ऑक्सीजन फिर जाती कहां से? वो ऑक्सीजन जाती है इनमें पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों से। और वो छोटे छोटे छिद्र कौन से होते हैं? वो छोटे छिद्र होते हैं या तो रंध्र होते हैं या वातरंध्र होते हैं, या तो लेंटिकल होते हैं या स्टोमेटा होते हैं। सही आंसर क्या आएगा इसका? बोथ ऑफ द अबव, ए एंड बी। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन द प्लांट इज द लेंटिसिल एंड स्टोमेटा बोथ। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। समझ गए पूरी बात को? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। छोटा करते हैं इसको, बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, अब ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा कथन गलत है? रूट, लीव्स एंड स्टेम रिस्पायर ए फॉर लोअर देन एनिमल्स डू। जौ, पत्तियां और तने एनिमल्स की तुलना में कम श्वसन करती हैं। दूसरा, फॉर प्लांट टू रिस्पायर अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज अ प्रॉब्लम एज O2 इज नॉट रिलीज्ड विद इन द सेल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधों में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो थोड़ी कठिन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन नहीं निकालते। तीसरी बात, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 228। जल्दी से बताइए बेटा आंसर। इजी मोड का क्वेश्चन तो नहीं है, कठिन कह सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ रखी है तो ऐसा कठिन नहीं लगेगा। देखो इसका सही आंसर बेटा जो है वो है बी। अब बी क्यों है? बी इसलिए क्योंकि फॉर प्लांट्स टू रिस्पायर अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज ए प्रॉब्लम एज O2 इज नॉट रिलीज विद इन द सेल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कोई प्रॉब्लम नहीं।
चूंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सॉरी, श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है उसको खुद की कोशिकाएं इसे गेन कर लेती हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई, इसमें क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम है। वो तो और इजी हो गया, बाहर से नहीं लेना पड़ा, अंदर ही उसको ऑक्सीजन अवेलेबल मिल गई। तो इसलिए बेटा ये 3 जो बी आंसर इसका है, या जो बी वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी बात है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। बिल्कुल लाइन टू लाइन चैप्टर को कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे बहुत तेजी के साथ। ग्लाइकोलाइसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इटालियन वर्ड, ग्रीक वर्ड। पेज नंबर 228 यानी 228 इजी मॉड का क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ें राहुल सर के साथ क्वेश्चन करने से पहले। देखो यहां पर जो ग्लाइको शब्द है, ग्लाइको का मतलब यहां पर ग्लूकोज से है, ग्लाइको का मतलब यहां पर बेटा कार्बोहाइड्रेट से है, और लाइसिस का मतलब यहां पर जो आ रहा है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। और ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, तो सही आंसर इसका आ जाएगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और अगर 17 नंबर की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, अभी थोड़ी देर पहले क्या मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, इसका मतलब होता है शुगर का टूटना। देखो ग्लाइकॉन शब्द जहां भी आ जाएगा इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर या ग्लूकोज से, और इसमें हो क्या रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ फैट नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन नहीं होगा। यानी क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है शर्करा पदार्थों का टूटना। तो सही आंसर क्या आएगा इसका बेटा, बी आएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अगर, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज पाथवे, ईटीएस, ईएमपी, ईएनपी, ईएलपी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, आंसर बोलो, बहुत सरल आंसर है। देखो इसका मतलब होता है बेटा ईएमपी, इसका मतलब है ईएमपी। ईएमपी का मतलब क्या है, इम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे, ये इसका सही आंसर क्या आएगा, इम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे इसका फुल फॉर्म है। तो ग्लाइकोलाइसिस को इम्बेडेड मेयर हाफ पार्नस पाथवे, इसका फुल फॉर्म है ईएमपी का, ई फॉर एम्बेडेड, एम फॉर मेयर हाफ, पी फॉर पार्नस पाथवे। तो क्लियर हो गई बात। चलिए सही आंसर इसका क्या है, बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करोगे तो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गैस्ट्रो एम्बेडेड, ओटो मेयरहाफ, जे पार्नस, ऑल ऑफ दिस। लर्निंग क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही बात की थी मैंने कि एम्बेडेड, मेयरहाफ, पार्नस पाथवे इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके इस पाथवे की खोज की थी, ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको हम ईएमपी यानी एम्बेडेड पाथ। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा रिपीट हो गया है,
द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय एमरन मेयरहॉफ, जे बार्नस, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आप 20 क्वेश्चन के बाद बंद नहीं है, जो आप हमेशा की तरह समझ लो कि 20 क्वेश्चन के बाद बंद हो गया। अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी और आज क्वेश्चन 20 के बजाय ज़्यादा कराए जाएंगे। तो यहाँ पर विशेष करके आप फोकस करें। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, यूकैरियोट्स, ऑल ऑफ द अबव। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा कंप्लीट होती है? इसको क्या बोल सकते हो? ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, यूकैरियोट्स में, या ऑल ऑफ दिस। देखो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखो। पहले तो चलो आप अपना आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, फिर हम अपनी बात करते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जो सभी में होता है, चाहे श्वसन एरोबिक हो रहा हो या श्वसन एनारोबिक हो रहा हो, किसी का भी हो रहा हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो। अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर लिविंग्स के रूप में कोई भी प्राणी एग्जिस्ट करता है तो उन सभी प्राणियों में ये मान के चलें, क्या मान के चलना है कि उसमें ग्लाइकोलाइसिस जरूर होगी। एनारोबिक से पहले भी होती है और एरोबिक से पहले भी होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है। तो सही आंसर क्या आने वाला है इसका? बोलो भाई। इसका सही आंसर बेटा आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ते रहिए बेटा, लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। कब तक नहीं जीतोगे, लगातार लगे रहिए, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जब आपका भी दांव लगेगा, है ना। इसलिए लगे रहिए। और किताबें पढ़ने के बजाय अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बेटा 11th वाले बच्चे जो होते हैं ये क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी जरूर रीड करें। और जो भी जहां भी वो पढ़ रहे हैं अपनी कोचिंग में, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो जो टीचर्स पढ़ा रहा है उस पर पूरी तरीके से फोकस करें। अब बात आती बेटा इस बात की कि जो 12th का स्टूडेंट्स है, जो नीट अपीयरेंस एस्पायरेंट है या जो अभी नीट का एग्जाम देने वाला है, जो टारगेट का बच्चा है, वो बेसिकली फोकस करे अपने क्वेश्चंस पर। क्योंकि देखो अपना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। अपना 25 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन चुके इन हाथों से अब तक। तो यहां पर फोकस क्या करना है? देखो दोनों चीजें बताइए, 11th के हैं तो क्या करें और 12th वाला बच्चा है तो वो क्या करे। 12th वाले बच्चे को पहले क्वेश्चन लगाने हैं, टारगेट वाले को पहले क्वेश्चन लगाने हैं। जहां पर आप फंस जाए वहां पर आप क्वेश्चन को देखने के लिए एनसीईआरटी या अपने ऑफलाइन नोट्स जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां से देखें। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुक्रोज कन्वर्टेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग एंजाइम थर्ड, ग्लूकोज ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोज फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोज ग्लूकोज इन्वर्टेज, ग्लूकोज फ्रक्टोज इन्वर्टेज। बताइए भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, आप भी आंसर बताएं। देखो हमेशा सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज with presence of invertase एंजाइम। तो बेटा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ग्लूकोज ग्लूकोज हेक्सोस नहीं होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेस नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज इन्वर्टेज, ग्लूकोज फ्रक्टोज इन्वर्टेज। सही आंसर इसका जो है 22 का डी होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। What is the isomerized produce of glucose 6-phosphate in the step of glycolysis?
देखो ग्लाइकोलाइसिस की इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है बनता है। बोलो जल्दी से बोलिए, व्हाट इज द आइसोमराइज प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इन द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें स्टेप दिए गए हैं बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,3 ट्राइफास्फेट, फ्रक्टोज 3 फास्फेट। आप देख रहे होंगे पीछे भी लिखा हुआ है। What is the isomerase produce glucose 6 phosphate in the step of glycolysis? सही आंसर क्या आएगा, याद करने वाली बात, इसका सही आंसर है बेटा बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 की अगर बात करें तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, 24 में ग्लाइकोलाइसिस इज हाउ मेनी स्टेप ऑफ प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कुल कितनी रिएक्शन आती है? 10, 8, 11, 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, याद करने वाली बात है। अरे देख डालो ना एनसीईआरटी में कितनी, इतनी जल्दी तो हम गिन चुके होते बेटा, है ना। इसका सही आंसर आएगा 10। कुल 10 रिएक्शन इसके अंतर्गत पाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट, फेनॉल, पायरुविक क्या लिखा है, प्रूसिक एसिड और फॉस्फेनॉल पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें कि अगर आपको क्लियरिटी नहीं है यहां पर ध्यान दीजिए, मैं बता दूं। इंड प्रोडक्ट में क्या होता है, ग्लूकोज यहां से चला और ग्लूकोज यहां से चल करके क्या बनाता है, फाइनली बनाएगा 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NAD2H, ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से यहां पर क्या दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो पायरुवेट पहला आंसर इसका होना चाहिए, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो पायरुवेट लिखा, यही पायरुवेट जो है इसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। समझ गए मेरे मुन्ना राजा बेटा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, देखिए 26 की अगर बात करोगे तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। किस प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी का प्रयोग किया जाता है? देखो एटीपी का प्रयोग बेटा 2 जगह पे होता है, फर्स्ट फास्फोराइलेशन और सेकंड फास्फोराइलेशन उसे बोलते हैं। तो एक तो पहली रिएक्शन में होता है कन्वर्जन ऑफ BPGA टू PGA, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, कन्वर्जन ऑफ REP टू पायरुवेट, only one, only third, both second and third, only second, third and fourth। जल्दी से बताएं। और क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा जरूर इजी मोड है, लेकिन इजी मोड के बजाय ये बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। देखो ये तो ये बिल्कुल सही है, ग्लूकोज 6 फास्फेट तभी बनेगा, कब बनेगा, जब ग्लूकोज के साथ हम अगर देखो ग्लूकोज के साथ हम एटीपी की रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। दूसरा अगर हम बात करें कि कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट, मान लीजिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये है, फिर से एटीपी की रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो सेकंड भी सही है। तो इस तरीके से ये दोनों बातें सही हैं। सही आंसर क्या इसका आ जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, सी आएगा। चले क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करेंगे तो 27, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, आपको बताया कि जब भी ग्लूकोज जो होता है ये अगर ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत टूटता है
अगर बेटा ये ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत टूटता है तो 2 ATP बनाएगा प्लस 2 पाइरुविक एसिड बनाएगा। आंसर क्या सही इसका हो जाएगा? सेकंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। कि एक ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? एक तो 2 ATP बनाएगा, 2 NAD2H बनाएगा और 2 क्या बनाएगा? पाइरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। When phosphoglyceraldehyde is converted into BPGA in process of respiration, there is formation of 1 molecule of ATP, 1 molecule of H2O, 1 molecule of NADH और 1 molecule of ADP। जल्दी से बताएं बेटा, 28 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर आएगा 1 molecule of NADPH। लर्निंग क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। आज मामला फटाफट वाला है, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपका, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से लर्निंग है। PgAl get and get converted to BPGA reduced, hydrolyzed, oxidized, all of these। तो कोई इसमें अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया क्या बन रहा है? NAD2H बन रहा है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा बेटा होता है रिडक्शन। क्या होता है? BPGAl get and get converted into BPGA। बेटा यहां पर क्या हो रहा है? ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बन रहा है बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो हमेशा होगा क्या? ऑक्सीडाइज होगा तभी ये बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा यहां पर किसकी? 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो कन्वर्जन ऑफ 2 फॉस्फेनॉल फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फेनॉल पाइरुवेट लीड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP and NAD2H, H2O and ADP। देखो यहां पर एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये इसका सही आंसर तो ATP मैंने पहले ही बता दिया आपको। कन्वर्जन ऑफ 2 फॉस्फेट ये सबसे लास्ट रिएक्शन है और ये शायद नवी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, सॉरी रिस्पिरेशन की। ठीक है, देखो श्वसन में हमेशा एक चीज बेटा ध्यान रखो कि ज्यादातर आपको लर्निंग क्वेश्चन आते हैं इसमें, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का में, तो आपको ये चीजें रटनी ही पड़ेंगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, हमें भी याद करना पड़ता है। समझ गए बात को? तो फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, नई क्लास में, फिर MCQ के साथ। लगातार MCQ होंगे इस चैप्टर के। तो बाय बाय बच्चों।